माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जो हमारा एक टॉपिक चल रहा था वो था द फ्रेंच, मतलब हमारा चैप्टर चल रहा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, और हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहाँ की सोसाइटी और वहाँ के मतलब कंट्री में क्या क्या चल रहा था वो सब हमने पढ़ लिया है। अब हम अपना रेवोल्यूशन का क्या बोलते हैं टॉपिक जो है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक्चुअली इस वाले टॉपिक को 2 पार्ट्स में पढ़ाया है। एक पहला पार्ट में हमने लास्ट वीडियो में मैंने कर दिया है, दूसरा पार्ट आज हम करने वाले हैं। ओके, सो पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा हम वो देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि राजा को टैक्स इम्पोज करना था, तो उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी। वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है क्या थी वो स्टेट जनरल की मीटिंग। ओके, और वो लास्ट टाइम मीटिंग ये कब बुलाई गई थी 1614 में, और 5 मई को ये दोबारा बुलाई गई ताकि राजा लुईस 16 जो था वो अपना टैक्स फिर से इम्पोज कर सके। ओके, तो वो मीटिंग जब बुलाई गई स्टेट जनरल की तो वहाँ पे प्रपोज़ल रखा गया न्यू टैक्स का। ओके, किसके ऊपर? थर्ड स्टेट के ऊपर। ओके, तो उन्होंने कहा, फिर बाद में मीटिंग में 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से आए थे। इन दोनों के 300 थे। ओके, मेंबर्स, और जो 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थर्ड स्टेट, और जो थर्ड स्टेट थे उससे आए थे पूरे 600। एक सेकेंड, मैं थोड़ा आपको अच्छे से बताती हूँ। ओके, तो जो थर्ड स्टेट थी वहाँ के आए थे हमारे पूरे 600। ओके, तो ये पूरे जब 600 आए थे, ओके ना, यहाँ पे पूरे 600 पीपल्स आए थे। और फिर बाद में इन्होंने क्या कहा कि फिर बाद में जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के आए, और फिर बाद में इन्होंने मतलब जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे वो बस थर्ड स्टेट्स में अपर स्टेट है, यानी कि जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी वो मिडिल क्लास के लोग पूरे एज अ रिप्रेजेंटेटिव आए थे स्टेट जनरल की मीटिंग में। तो वो लोग कौन थे? बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सब एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट बनकर मीटिंग में आए थे। ओके, इनको पूरे 40,000 लेटर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स ने लिख के दिए थे इन सभी इनको कि ये लोग इनकी मतलब इनके आइडियाज़ राजा के सामने रख सके, क्योंकि सब तो नहीं जा सकते ना। तो बस इन्होंने क्या किया, 40,000 एंड 40,000 लेटर्स पुअर्स और पीजेंट्स ने इन्हें लिख के दिए। ओके, बट द वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। पर जो प्रिंसिपल था वोटिंग का वो ऐसा था कि हर एक स्टेट के पास अपना एक वोट होता था। ओके, सबके पास अपना एक वोट होगा। तो क्या होता था कि ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले थे इनकी एक यूनिटी थी, तो ये दोनों मिलके 2 वोट कर देते थे, और जो ये लोग चाहते थे वो होता था कंट्री में, और ये बेचारा थर्ड स्टेट अकेला पड़ जाता था, है ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर बाद में इन्होंने कहा कि बट द थर्ड स्टेट डिमांड फॉर इक्वल इंडिविजुअल वोटिंग राइट। उन्होंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल वोटिंग राइट होना चाहिए, मतलब कि पूरे हमारे पास 600 रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमारे पास हर एक रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट मिलना चाहिए। पर जो किंग था उसने ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, उनकी डिमांड रिजेक्ट कर दी। और फिर बाद में वो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम भी ये मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये लोग थर्ड स्टेट के लोगों ने भी अपनी मीटिंग छोड़ दी और दे वेंट टू टेनिस कोर्ट, और ये लोग टेनिस कोर्ट गए ताकि ये लोग टेनिस खेल सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये लोग टेनिस कोर्ट गए, इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। दे फॉर्म अ नेशनल असेंबली एंड दे स्टार्ट ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इन टेनिस कोर्ट। ओके, ये लोग अब अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू कर दिए, थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो। ओके, तो अब ये देखिए कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये पूरे टेनिस कोर्ट ओथ में आए थे और यहाँ पे वो लोग बना रहे थे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हुआ क्या कि अब हम इस वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम
क्या पढ़ेंगे आगे? हम पढ़ेंगे कि देखिए, अब जब ये लोग वहाँ पे बिज़ी थे, नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वहाँ पे बिज़ी थे, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वर्सेलिस के कोर्ट में, आई मीन टेनिस कोर्ट में। तो उस बीच, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ी ना 2 दिन में बन जाएगा या 1 घंटे में, कॉन्स्टिट्यूशन को तो बनाने में टाइम लगेगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब तक फ्रांस में क्या हो रहा था उस बीच? तो उस बीच फ्रांस में टर्माइल था। टर्माइल यानी कि पूरे देश को बहुत सारे क्या बोलना चाहिए, उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ रहा था। यानी कि चीज़ें स्टेबल नहीं थी फ्रांस में पूरी। ओके, क्यों नहीं थी? क्योंकि हार्श विंटर का टाइम था। ओके, और वो हार्श विंटर हुई तो उसके कारण हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई। अब फिर से क्या हुआ कि सबसिस्टेंस क्राइसिस की फिर से सिचुएशन बनी। अब जब फिर से सिचुएशन सबसिस्टेंस क्राइसिस की बनी तो फिर से वही कहानी चालू हुई। लोग खाने के ऊपर बोलियां लगाने लगे और जिनके पास पैसा ज़्यादा होता था वो लोग चीज़ें खरीद के जल्दी चले जाते थे। तो क्या हुआ कि सिचुएशन बिगड़ने लगी, लोग भिड़ने लगे, लोग लड़ने लगे चीज़ों के लिए। जो फिर से एक सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ ना, तो लोग फिर से चीज़ों के लिए, मतलब फिर से अपनी नीड्स के लिए लड़ने लगे, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। तो इसलिए क्या हुआ कि राजा ने अपने ट्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि वो पूरा जो क्या बोलना चाहिए, लड़ाइयाँ चल रही थी वहाँ पे शॉप्स पे, स्टोर्स पे, उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रुप्स भेजे थे। ओके गाइज, अब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से याद होगा आपको, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में यही इंसिडेंट पढ़ा था। अब ये इंसिडेंट आ गया इधर। क्या हुआ कि राजा ने इसी कारण अपने ट्रुप्स को ऑर्डर किया और फिर बाद में इन्होंने अपने ट्रुप्स को ऑर्डर किया तो क्या हुआ कि एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल फोर्ट। वही कहानी हुई कि फिर बाद में लोगों को गलत फहमी हो गई और वो लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि ये लोग हमें मारने आए हैं, पर ये तो कंट्रोल करने आए थे, लड़ाइयाँ सुलझाने आए थे। ओके, तो ये लोग बेस्टाइल फोर्ट तोड़ने चले गए। अब और एक और इसी के साथ एक और रूमर हो गई कि अटैक ऑन चैटोस के ऊपर इन्होंने क्या किया, अटैक किया। पीजेंट्स फियर अबाउट द एक्शन ऑफ मैनर्स, यानी कि क्या हुआ, एक और रूमर फैल गई क्या कि अटैक ऑन चैटोस, यानी चैटोस क्या होता है, चैटोस और अ कैसल स्टेटली रेजिडेंट बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबल मैन। जो बड़े बड़े बंगले होते हैं ना, राजा महाराजा या नोबल मैन्स के, वो उनको बोलते थे चैटोस। तो चैटोस में क्या हो रहा था कि जो सिटीजन्स थे, थर्ड स्टेट के लोगों को क्या गलत फहमी हो गई कि ये जो चैटोस के जो ओनर्स हैं, है ना, वो क्या करेंगे, वो इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, इनके पूरे खेत उजाड़ सकते हैं क्योंकि ये लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ऐसा करके। तो इन्हें गलत फहमी हो गई और क्या हुआ कि ये लोग इनके, मतलब फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने चैटोस के ऊपर भी हमला कर दिया। अब होल कंट्री वॉज इन अ मूड ऑफ रिवोल्ट। अब ये जब इतना सारा उतार चढ़ाव कंट्री फेस करेगी तो क्या होगा कि जो वहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। तो होगा क्या कि अब कंट्री पूरी, क्या मतलब पूरा थर्ड स्टेट मैंने क्या बताया था, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट, या फिर कह लो कि 60% पार्ट वो था थर्ड स्टेट के लोगों का। तो हम कह सकते कि जो थर्ड स्टेट था पूरा, वो हो गया था रिवॉल्ट के मूड में। पर क्यों? क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो थर्ड स्टेट के लोग ही फेस कर रहे थे, है ना। अब जब थर्ड स्टेट के लोग फेस करेंगे तो वो तो अब रिवॉल्ट की मांग करेंगे ना, वो लोग रिवॉल्ट चाहेंगे। तो ये लोग क्या किए कि देयरफॉर लुइस 16 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हुआ क्या, ये इन लोग की मेहनत रंग लाई, ये लोग जितना भी नौटंकियाँ कर रहे थे ये सारी रंग लाई, और इन्होंने क्या हुआ कि लुइस 16 ने इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेशनल असेंबली का वो बन गया था। और उन्होंने, क्योंकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी ना, क्योंकि लोग जो मतलब राजा जैसे भी कंट्रोल करने का ट्राई करता, ये लोग क्या करते थे, थर्ड स्टेट वाले उसे नाकाम कर देते थे। तो हुआ क्या कि ये राजा ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं करूँगा,
ऐसे हुआ। वहाँ पे क्या हुआ कि राजा ने मान लिया, चल ठीक है चलो मान ली आपकी बात हमने। तो क्या हुआ कि राजा ने मान लिया, हाँ मैं अब अपने अपने आप को सरेंडर करता हूँ, आप लोग अब नेशनल असेंबली बना लो। ओके, नेशनल असेंबली बन गई और एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर दिया। पावर वर टेकन फ्रॉम क्लर्गी, थेट्स वॉज एबॉलिश्ड। ओके, क्लर्गी से पावर छीन ली गई थी, और जो थेट्स जो टैक्स लग रहा था थर्ड स्टेट पे, जो डायरेक्ट क्या बोलना चाहिए चर्च को दिया जा रहा था टैक्स, वो हट गया था। और फिर बाद में वहाँ के जो राजा थे उन्होंने भी खुद को सरेंडर कर दिया। और यहाँ पे अब क्या होगा फ्रांस में, अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि फ्रांस में एक आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ओके, तो हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बारे में पढ़ने वाले। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू लास्ट। और अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू लास्ट। थैंक यू वेरी मच।